नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयंक और आप देख रहे हैं एग्जाम अटैकर्स। आप सभी को पता है कि जेल विभाग की भर्तियां आ चुकी हैं, नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म भी भरना शुरू हो गए हैं। अब उसमें कितनी फीस लग रही है, क्या क्या आता है, ये तो सब आपको पता ही होगा। हम समय बर्बाद ना करते हुए सीधे हम प्रीवियस पेपर्स की बात करेंगे। जो भी जेल प्रहरी के पुराने प्रश्न पत्र हैं उनके बारे में बात करेंगे। उन्हीं उनके बारे में क्यों बात करेंगे, क्योंकि हमें उन्हीं से उसका स्तर पता चलता है कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी से आपका जो है वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आप में आत्मविश्वास जागेगा कि हाँ, ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और मुझे इस हिसाब से रणनीति बनानी है। तो बिना समय बर्बाद करते हुए सीधा हम जो है वो हिंदी की बात करने वाले हैं आज। जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा कि आज हम जो बात करने वाले हैं वो जेल प्रहरी 2018 में जो 1 अक्टूबर 2018 को है, जो आपका एग्जाम हुआ था और 9 बजे, सुबह 9 बजे का जो एग्जाम हुआ था, हम उसकी बात करने वाले हैं। हिंदी के 20 प्रश्नों की बात करेंगे, क्योंकि 20 प्रश्न का एक वेटेज होता है जो 20 अंकों का होता है। तो चलिए हम पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्न को यदि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे तो यहां पर सबसे पहला प्रश्न है, अत्यधिक के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। ठीक है, तो सबसे पहले यदि आप देखेंगे तो आपको यहां से ही क्लियर हो जाएगा कि यहां पर जो प्रश्न पूछा गया है वो संधि के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो संधि का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया। इसमें पूछा जा रहा है कि अत्यधिक में जो अत्यधिक शब्द है उसमें संधि विच्छेद क्या होगा। तो यहां पर यदि हमने संधि पढ़ी है, थोड़ा सा भी हमने देखा, तो ये क्लियर हो जाएगा कि यहां पर अत्यधिक में या के पहले आधा वर्ण है। ठीक है, देखिएगा, जब या, व और रा, इनके पहले कोई आधा वर्ण आ जाता है, या, व और रा के पहले कोई आधा वर्ण आ जाता है, तो हम इसे यण स्वर संधि में ले लेते हैं। यण स्वर संधि में हम ले लेते हैं। अब यण स्वर संधि में हमने इसको ले लिया, तो यण स्वर संधि में जब आप उसे अलग अलग करेंगे तो वहां पर याक में जब जब अलग करने वाले होंगे तो प्लस के पहले ई आना होगा और उसके बाद में जो है वो आ आएगा। ठीक है, प्लस के पहले ई, बाद में आ। अब देखिए चारों ऑप्शन में आप देख लीजिएगा कि पहले ई और बाद में आ जो है वो कहां पर आ रहा है। लेकिन एक बात और आपको ध्यान रखना होगा कि यहां पर शब्द जो है वो स्पेलिंग मिस्टेक में गलत ना हो। जो शब्द वही आने वाला है, जो वास्तविक है वही आप लेंगे। जैसे पहले में आपने देखा, इसमें लिखा है प्लस के पहले छोटा ही है, अति शब्द सही है। लेकिन बाद में जब आप देखेंगे तो क्या अधिक शब्द होता है? नहीं होता, मतलब यहां पर ये तो होगा ही नहीं। सेकंड नंबर में जाएंगे तो लिखा है, देखिएगा, प्लस के पहले बड़ा ती है, बाद में आ है, तो अति नहीं होता है, अति होता है। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा में छोटा ही चाहिए तो वैसे ही गलत हो जाएगा। आप फोर्थ नंबर देखेंगे तो फोर्थ नंबर में देखेंगे प्लस के पहले लिखा है अति, सही शब्द है, उसके बाद में अधिक, सही शब्द है, मतलब यहां पर आपका जो आंसर होगा वो होगा अत्यधिक। तो अत्यधिक में आप अति प्लस अधिक लगा देंगे। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत आसान सा प्रश्न है, बस आपको संधि के कुछ रूल्स को समझने होंगे। जब आप उनको अच्छे से समझ जाएंगे तो ये थोड़ा बहुत यदि आपको कठिन लग रहा होगा तो वो भी सरल हो जाएगा। देखते हैं, अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है, मंत्रिमंडल का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा होगा। शब्द लिखा है यहां पर, देखिएगा, वो लिखा शुद्ध रूप। शुद्ध रूप मतलब ये प्रश्न पूछा गया है वर्तनी से। वर्तनी का मतलब होता है स्पेलिंग मिस्टेक। ठीक है, तो आप चारों ऑप्शन को देख लीजिएगा। पहला लिखा है मंत्रिमंडल, सेकंड में लिखा है मानत्रिमंडल, तो मानत्रिमंडल गलत है। ठीक है, आपने कुछ चीजों में पढ़ा भी होगा, तो मानत्रिमंडल ऐसे नहीं लिखा जाता है। थर्ड में मांत्रिमंडल, तो ये भी गलत होगा। मांत्रिमांडाल, ये भी गलत होगा। तो सही आपका होगा मंत्रिमंडल। तो देखकर ही आप समझ जाएंगे, एक प्रश्न में ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देखकर ही आप उस चीज को सॉल्व कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, संचय के लिए सही विच्छेद संधि विच्छेद को चुनिए। अब देखो, फिर से यहां पर प्रश्न पूछ लिया गया और वो प्रश्न पूछा गया है संधि का।
पहले एक आ चुका है, ये दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो संचय के लिए सन प्लस चय, सम प्लस चय, सम प्लस चय, सम प्लस चय। एक बात ध्यान रखने योग्य बातें हैं, जब आप संधि पढ़ रहे होते हैं तो व्यंजन संधि में आपको रूल्स का पहला भाग थोड़ा सा याद रखना होता है, जिससे आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करता है कि ये वाला रूल इसमें लगने वाला है या नहीं लगने वाला है। ठीक है, जैसे हमने बात की फर्स्ट की, तो लिखा है सन प्लस चय। आपके संधि में सन ना वाला कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है। ठीक है, लेकिन मां वाला होता है। प्लस के पहले आपको मां मिल जाएगा, तो प्लस के पहले ना है, नहीं लगेगा। इसके बाद प्लस के पहले मां है, लग सकता है, लेकिन देखिएगा यहां पर लिखा है चय, यहां पर लिखा है चाय, होगा नहीं होगा। इसके बाद प्लस के पहले मां है, बाद में चय, हो सकता है। चलिए इसको थोड़ा सा भी छोड़ते हैं, फोर्थ देखते हैं। यहां पर लिखा है सम प्लस चाय, फिर चय, ये भी गलत है। मतलब आप खुद देखकर लगा सकते हैं कि जो सही आंसर होने वाला है वो सम प्लस चय तीसरा होगा। ठीक है, फिर से मैं वही बात कहूंगा, आपको रूल्स याद करने होंगे, समझने होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप संधि में ये फटाफट आंसर लगा देंगे। अगला देखते हैं। अगला है अंगूठा छाप मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा है। देखिएगा पूछ लिया गया है यहां पर मुहावरा, मुहावरा और लोकोक्तियां पूछ ली जाती हैं। ठीक है, तो अंगूठा छाप, अंगूठा छाप हम किसे कहते हैं? घर पे कभी कभी जो है वो हम किसी को बोल देते हैं कि यार भाई तू अंगूठा छाप है। अंगूठा छाप मतलब किसी भी चीज को नहीं समझने वाला, और जो किसी भी चीज को नहीं समझ रहा है मतलब वो निरक्षर है। ठीक है, उस चीज को वो समझ नहीं पा रहा है। अब देखिएगा यहां पर बात की गई मृत्यु निकट आने के लिए तो यूज किया नहीं जाता, किसी व्यक्ति के इनाम, ईमान या चरित्र पर संदेह करने के लिए यूज नहीं किया जाता, देने से साफ मना करने के लिए नहीं किया जाता। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा निरक्षर। आगे बढ़ते हैं। पांचवा है, पांचवा भी आपका जो प्रश्न है वो है शुद्ध रूप, और मैं बता चुका हूं शुद्ध रूप मतलब आपसे प्रश्न पूछा गया है वर्तनी स्पेलिंग मिस्टेक का। ठीक है, अकस्मात लिखा हुआ, ये गलत लिखा है, आपको सही चुनना है। ठीक है, तो पहले में लिखा है अकस्मात, लगभग सभी में आखिरी में हलंत है, बस एक को छोड़कर। तो इनमें चारों में आप देखेंगे, और आपने यदि वर्तनी शुद्धि को पढ़ा होगा तो आप इसमें आप अकस्मात लगाएंगे। ठीक है, इसमें हमेशा देखेंगे आखिरी में हलंत लगता है। ठीक है, अकस्मात नहीं होगा, आकस्मात नहीं होगा, अकस्मात नहीं होगा, अकस्मात होता है। ठीक है, आपका आ छोटा रहेगा और ता में लास्ट में आप हलंत लगा देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छठवां प्रश्न है आग के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्तियों को चुनिए। जो भी पर्यायवाची शब्द है, यदि जो लाइन सही है उसको आपको चुनना है। ठीक है, पर्यायवाची इनको समानार्थी भी कहते हैं, इनको जो है वो सिनोनिम्स भी कहा जाता है। एक ही शब्द के समान अर्थ देने वाले शब्द जो हैं वो समानार्थी या पर्यायवाची कहलाते हैं। तो एक जैसे यहां पर बात की गई है अग्नि, ठीक है, दूसरा शब्द लिखा है अनिल, और तीसरा लिखा है हुआ है रैन। अब रैन का मतलब होता है वर्षा, ठीक है, बाकी अग्नि का मतलब होता है आग। तो आप यहां पर ये क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे हैं, मैच नहीं कर रहे हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में यदि दूसरे की बात करूं तो दूसरे में देखो लिखा हुआ है अग्नि, अनल और त्रियामा। अग्नि और अनल का तो जो है वो आग होता है, लेकिन त्रियामा का मतलब होता है रात। क्या ये मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो भाई इसको भी हटा दो। तीसरा देख लो, अग्नि, अनल और पावक, तीनों का ही जो अर्थ होता है वो आग होता है। लेकिन हम एक बार फोर्थ को भी देख लेते हैं, लिखा है तमी, अनल, पावक। इन दोनों का मतलब आग होता है, लेकिन तमी का मतलब भी निशा मतलब रात होता है। तो क्या मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो तीसरा वाला जो है वो हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, पर्यायवाची शब्द आपको याद करने होंगे, जिससे आपको ये क्लियर होगा कि इसमें पर्यायवाची शब्दों की एक पंक्ति होती है जिसके अनुसार हम उसे डील करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है आवट प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। प्रश्न पूछ लिया गया है प्रत्यय से। अब आपको ध्यान रखना होगा, उपसर्ग प्रत्यय में हम कभी कभी बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। उपसर्ग हम शायद पीछे लगा देते हैं, कभी कभी प्रत्यय हम आगे लगा देते हैं।
लेकिन एक चीज समझिएगा, प्रत्यय हमेशा शब्द के बाद में लगता है और उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले। तो प्रत्यय पूछा गया है तो कहाँ लगना चाहिए भाई? पीछे लगना चाहिए। ठीक है, मान के चलिए ये शब्द है तो प्रत्यय इसके पीछे लगेगा। क्लियर है? अब देखिएगा, आवट पूछा है तो आवती बिल्कुल नहीं लगेगा। ठीक है, कॉमन सेंस की बात है, यदि आप उसको चेक करके देखेंगे, लगाएंगे तो लगेगा नहीं। आवंटी बिल्कुल नहीं, आवटी नहीं। मिलावट, मिला प्लस आवट मिलावट हो जाएगा, तो ये आपका प्रत्यय हो गया। इसके बाद अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है कर्कश का निम्न में से कौन सा सही विलोम होगा। आपसे एंटोनिम्स पूछ लिया गया है। ठीक है, विलोम पूछ लिया गया है। विलोम मतलब किसी शब्द का विपरीत अर्थ देने वाला शब्द जो है वो विलोम शब्द कहलाता है। 4 आपको दिए गए हैं, लेकिन वास्तविकता आप देखें तो ये वर्तनी का प्रश्न भी है। क्यों? क्योंकि यहां पर शब्द को की जो है वो स्पष्टता देखी गई है कि स्पष्ट है या नहीं है। क्योंकि देखिए, एक में लिखा है मधुर, 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 माधुर, माधुर, मधुर, मगुर, ये तीनों ही वर्तनी के हिसाब से भी गलत हैं। ठीक है, तो कर्कश का जो वैसे भी सही आंसर होगा वो मधुर होगा। मधुर मतलब मीठा और कर्कश मतलब कठोर, कड़वा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चुका हूं, उपसर्ग पहले लगते हैं, प्रत्यय बाद में लगते हैं। ठीक है, तो इसे पहले लगना चाहिए या बाद में? तो आप कहेंगे कि पहले लगना चाहिए। तो देखिएगा कहाँ लग रहा है, नहीं लग रहा, यहां नहीं लग रहा, यहां नहीं लग रहा। सही आंसर होगा विराम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं, वेतन के बिना कार्य करने वाला व्यक्ति जो है वो क्या कहलाता है। ये प्रश्न पूछा गया है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाला। इस टॉपिक से ये प्रश्न आपसे पूछा गया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जब बहुत सारे शब्दों का एक शब्द होता है तो वहां पर आपको देखना होता है। देखिएगा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बिना वेतन, अवैतनिक, अवेतनिक, अवैतनिक। ये तो होगा ही नहीं। इन तीनों में देखेंगे तो आपको वर्तनी स्पेलिंग मिस्टेक्स के साथ देखना होगा कि कौन सा सही है। आप सेकंड लगा दोगे, क्योंकि अवैतनिक शब्द जो है वो वर्तनी की दृष्टि से भी सही आपका शब्द है, तो आपका ये होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो नर नारी में निम्न में से कौन सा समास है। प्रश्न पूछ लिया गया है समास से, संधि भी पूछी गई है, समास भी पूछा गया है। ठीक है, तो अव्ययी भाव समास, द्वंद्व, बहुब्रीहि, द्विगु। बहुत सरल सा सवाल है, बहुत सरल सा प्रश्न है, बचपन में ही पढ़ा है। जब कोई भी शब्द के विपरीत युग्म आता है और उनके बीच में हाइफन या योजक चिन्ह मिल जाता है। ठीक है, ये मिल गया है। ठीक है, इसके द्वारा इसके लिए आप इसमें क्या लगा देंगे, आप द्वंद्व समास लगा देंगे। सही आंसर होगा आपका द्वंद्व समास। दो विपरीत शब्द जैसे नर नारी, माता पिता, नदी नाले, इनके बीच में यदि आपको योजक मिल जाता है तो यहां पर आप द्वंद्व लगा देते हो। किन्हीं किन्हीं में नहीं भी मिलता तो जब यदि हम आगे कहीं डिस्कस हुआ समास को तो हम इस चीज को डिस्कस करके चलेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा जानने वाला, ये भी अनेक शब्द के लिए एक शब्द का ही प्रश्न है। तो थोड़ा जानने वाला, अल्पज्ञ, अल्पज्ञ, अल्प बुद्धि, नहीं। इसका आपका होगा अल्प प्लस अज्ञ मतलब अल्पज्ञ, थोड़ा जानने वाला। ठीक है, आगे बढ़ते। अगला है 14वां, हाथों हाथ में निम्न में से कौन सा समास होगा। ठीक है, हाथों हाथ। ये थोड़ा सा कठिन हो सकता है, यदि समास को अच्छे से नहीं पढ़ा हो या ऊपर ऊपर से पढ़ लिया हो तो थोड़ा सा कठिन हो सकता है, लेकिन फिर भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये कहना चाह रहा है। देखिएगा, हाथों हाथ की यदि हमने बात की तो यहां पर किसी शब्द की यदि आप अच्छे से देखें तो पुनरावृत्ति हो रही है। हाथ हाथ मतलब हाथों ही हाथों में, हम कहते हैं ना मैंने ये काम हाथों हाथ कर लिया, तो हाथों हाथ में कर लिया मतलब हाथ ही हाथ में कर लिया, जल्दी से जल्दी कर लिया। शब्द की पुनरावृत्ति हो रही। यदि मैं इसी की जगह कहता पल पल, तो पल पल मतलब शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है।
ठीक है। तो कभी कभी पुनरावृत्ति हो रही, जब जहां पर शब्द की पुनरावृत्ति होती है ध्यान रखिएगा वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो अव्ययी भाव समास होगा। आगे बढ़ते हैं। 15वां पूछ लिया गया है, कर्मठ का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है। फिर से विलोम शब्द पूछा गया। ठीक है, कर्मठ मतलब जो किसी भी काम को बड़ी निष्ठा के साथ करता है, बड़ी ईमानदारी के साथ करता है। तो यदि एक व्यक्ति देख रहा है जो बहुत मेहनत के साथ काम कर रहा है, ठीक है, उसका मैं कहूं विपरीत कौन सा है, तो आप कहेंगे सर जो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल निठल्ला है, निकम्मा है। ठीक है, तो यहां पर निताला शब्द नहीं है। ठीक है, निठल्ला निचला नहीं हो सकता, कर्मठ ही तो हो ही नहीं सकता, तो शब्द आपका हो जाएगा निठल्ला या निकम्मा भी हो सकता। ठीक है, बट निठल्ला दिया तो आप निठल्ला लगा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब क्वेश्चन जो है वो थोड़े से आपको परेशान कर सकते हैं। अभी तक तो थोड़े से इजी थे, अब थोड़े से परेशान कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने पूछा है अलंकार, अलंकार को यदि आपने अच्छे से पढ़ा है तो ये भी कठिन नहीं है। बात कठिन की तभी होती है जब हमने उसको पढ़ा नहीं है। यदि थोड़ा सा भी पढ़ा है तो हम अपने दिमाग का प्रयोग करके वो फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। देखते हैं, बात किया गया है कि कौन सा अलंकार है। एक बात ध्यान रखिएगा, यदि आप इस तरीके से अलंकार ढूंढेंगे तो थोड़ा सा कठिन हो सकता है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन से विकल्पों से यदि आप ढूंढते हैं तो बहुत फटाफट कर लेंगे। जैसे पहले कहा श्लेष अलंकार, तो श्लेष अलंकार का मतलब होता है जब एक शब्द में बहुत सारे अर्थ चिपके हुए हों। और मैंने इसकी ट्रिक भी बताई है कि अर्थ कैसे चिपके हों कि यार हमें कहीं ना कहीं अल्प विराम का प्रयोग मिल जाए और शब्दों का अलगाव दिखे तो हम वहां पर श्लेष मानते हैं। कहीं पर आपको ऐसा शब्द नहीं मिलेगा जो एक दूसरे से चिपका हुआ हो या जुड़ा हुआ हो। ठीक है, बाल बली सूखी सुगत इही रूखे रुक धाम बेरी डढ़ई कीजिए सुरत सांची घनश्याम, बिल्कुल सब अलग अलग शब्द हैं, कोई किसी से नहीं जुड़ा है, तो श्लेष नहीं होगा। सेकंड देखते हैं यमक अलंकार। यमक अलंकार की विशेषता यह होती है कि शब्दों की पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, रिपीटेशन होता है और उनका अर्थ अलग अलग होता है। क्या आप बता सकते हैं किसी शब्द रिपीट हो रहा हो? तो कोई भी नहीं हो रहा, तो यमक अलंकार भी नहीं होगा। उपमा सा ऐसा ज्यों सा सदृश समान, तुलनावाचक शब्द आ जाए, क्या है यहाँ पर सा ऐसा ज्यों सा? बिल्कुल नहीं है, उपमा भी नहीं होगा। अब आप कहेंगे सर अनुप्रास अलंकार बचा हुआ है, तो अनुप्रास अलंकार को पहले देख लेते हैं। अनुप्रास अलंकार में जहां पर वर्णों की व्यंजन वर्णों की पुनरावृत्ति होती है वहां पर आप अनुप्रास अलंकार लगाते हैं। तो व्यंजन वर्णों की आवृत्ति हो रही है क्या? देखो, बा हो रही है, सा हो रही है, र हो रही है। ठीक है, सा हो रही है। व्यंजन वर्णों की आवृत्ति हो रही है, जहां पर व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होगी वहां पर अनुप्रास होगा। और अनुप्रास का भी 6 का अनुप्रास अलंकार होता है, ये उसका टाइप है। बस नहीं दिया है तो मशक्कत करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली अनुप्रास अलंकार लगा दीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फिर अलंकार का। फिर से आपको दिया गया है श्लेष यमक अनुप्रास उपमा। श्लेष वही चिपके हुए शब्द यदि अर्थ चिपका हुआ है, राधा के वर वन सुनी चोनी चकित सुबह, दाग दुखी मिश्री मुनि सुधा रही सब चाहे, कोई शब्द किसी भी शब्द से नहीं जुड़ा हुआ है, अनेक अर्थ नहीं दे रहा है, तो भाई श्लेष अलंकार को छोड़ दो। यमक अलंकार शब्द की पुनरावृत्ति है, फटाफट चेक करो, नहीं होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पर शब्द की पुनरावृत्ति होने के बाद अर्थ अलग अलग होगा, तो यमक होगा, नहीं है, क्योंकि आपने खुद ने चेक किया है। उपमा अलंकार की बात करें, उपमा अलंकार में जहां पर सा ऐसा जैसा ज्यों सा सदृश इस तरीके के आपके जो है वो तुलनावाचक शब्द मिल जाए, भाई साहब हैं? नहीं है, ये भी हटा दो। तीसरा है अनुप्रास अलंकार। एक बार चेक कर लो अनुप्रास अलंकार है या नहीं है। राधा के बर बन बा चोनी चकित च दाख दुखी द सुधा सकुचाय सा, व्यंजन वर्णों की आवृत्ति है, अर्थात अनुप्रास अलंकार होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो है आपका 18वां क्वेश्चन। 18वें क्वेश्चन में दिया है दुर उपसर्ग से बना निम्न में से कौन सा शब्द है? भाई साहब पूछा गया है उपसर्ग। उपसर्ग मतलब शब्द के पहले लगने वाला। शब्द के पहले लगने वाला दुर्भाव, दुर
है क्या, याद आ रहा है, ये पूरा है, नहीं होगा। दुराभाव, ठीक है, दुर प्लस आभाव नहीं होगा, ठीक है। दूरभाव नहीं होगा, दुर्भाव होगा, हो सकता है। दुर, देखो ये दुर प्लस भाव, रा लगेगा हलंत में, ये हो जाएगा दुर्भाव। सही आंसर होगा आपका फोर्थ, दुर्भाव। आगे बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न है, वो है रस का। मैंने रस बता चुका हूं, ठीक है, जिसका मतलब होता है भाव या सेंटिमेंट्स। ये प्रधान 9 होते हैं, लेकिन वर्तमान में संख्या इनकी 11 की है, ठीक है। तो बात कर रहे हैं कौन सा इसमें रस होगा। बात की गई है वरदंत की कृष्ण कुंद कली। आपको थोड़ा सा अर्थ समझने की कोशिश करना। देखिएगा, कृष्ण के बचपन की बात कर रहे हैं। अधराधर पल्लव खोलन की मतलब उनके होंठ जब खुलते हैं, अधर मतलब होंठ, जब खुलते हैं तो पल्लव मतलब पत्ते के समान दिखाई देते हैं। चपला चमके धन बीच जगह, वो चपला मतलब बिजली की तरह जो है वो चमक रहे हैं, ठीक है, उनके समान कांति है। छवि मोतिन मान अमोनन के, ठीक है, मतलब उनकी जो मोती के माला है वो चपला मतलब किसके समान चमक रहे हैं, बिजली के समान चमक रहे हैं, ठीक है। मतलब एक भगवान कृष्ण के बहुत छोटे रूप का वर्णन किया गया, ठीक है। उनके बाल, कृष्ण का उनका जो है वो विवरण दिया गया है। तो जहां पर बालपन, ठीक है, का विवरण हो और ममता को दिखा रही हो पंक्तियां, वहां पर वात्सल्य रस होता है। तो यहाँ पर वात्सल्य रस इसका होगा। 20वां देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन बोला गया है पर्यायवाची का। पर्यायवाची आपको पहचानना है। संजीव, नीरज, सरोज, ठीक है, राजीव, नीरज, सरोज, राजीव, नीरज, सरोज, ठीक है, राजीव, रज, सरोज। रज मतलब धूल और राजीव और सरोज मतलब होता है कमल। तो ये तो पहले ही गलत हो जाएगा, हटा दो, ठीक है। संजीव, नीरज, सरोज, ठीक है, संजीव शब्द अलग है, नीरज और सरोज का मतलब जो है वो कमल हो सकता है, तो ये भी हटा दो। राजीव, नीरज और सरोद, सरोद लिखा, सरोद शब्द का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। यहां पर राजीव, नीरज और सरोज तीनों का ही मतलब जो है वो कमल, लोटस होता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो इसमें थर्ड होगा। पर्यायवाची की पंक्तियों को आप देखकर और फिर पहचानेंगे और फिर लास्ट में आप इसमें सही आंसर लगाएंगे। यदि मैं फाइनली इसकी मैं बात करता हूं कि हमारे पास जो है वो किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, तो आप कह सकते हैं कि सर इसमें संधि पूछा गया है, समास पूछा गया है, पर्यायवाची पूछा गया है, विलोम पूछा गया है, उपसर्ग पूछा गया है, प्रत्यय पूछा गया है, अलंकार पूछा गया है, रस पूछा गया है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछा गया है। यदि हम बात करें कि सबसे प्रमुख चीज है वो है वर्तनी। मेरा केवल एक उद्देश्य था कि यहां पर आपको बताना कि उनका जो है वो स्तर कितना है, क्योंकि स्तर से ही हमें पता चलेगा कि हमें किस तरीके से तैयारी करनी है और किस तरीके से हमें प्रश्नों को डील करना है, ठीक है। आगे की वीडियोस में भी जो है वो दूसरे सब्जेक्ट के भी ऐसे आपके प्रीवियस प्रश्न पत्र मतलब पुराने प्रश्न पत्र आते रहेंगे। जिसमें साइंस की बात करूं, साइंस में आपको नितिन कुमार सर पढ़ाएंगे जो उनको सॉल्व करवाएंगे किस तरीके से क्वेश्चन आने वाले हैं, और आपका सामान्य अध्ययन वाला जो है वो आपको सागर सर बताएंगे, जिससे आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे और आप तैयारी करते रहें, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू।